हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोगों को 18 मई 2025 का करंट अफेयर डिस्कशन किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका जो है विस्तार से बताया जाएगा, तो आप सेशन लास्ट तक देखिएगा। कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, अभी हम आपको इसका आंसर पूरा डिटेल्स में बताएंगे। सेशन अपने मित्रों तक शेयर करके आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तरह चर्चा में रही चंचू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपको बताना है। चंचू जनजाति जो है क्यों चर्चा में है, इसको भी बताऊंगा। उसके बाद मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? नल्ला मलाई वन, अरावली पहाड़िया, छोटा नागपुर पठार, शिवालिक। तो कहाँ ये पाई जाती है? सही उत्तर आपका रहेगा ये नल्ला मलाई वन में जो है ये पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके ये कहाँ है आपका? नल्ला मलाई पहाड़ी के बारे में आप जानिएगा। इसको भी जो है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो क्यों ये चर्चा में है, पहले इसको जानिएगा। क्योंकि तेलंगाना सरकार ने क्या किया है, इनके लिए जो है आदिवासी के लिए, इनके परिवारों के लिए, उनके रहने की स्थिति सुधार करने के लिए 10,000 इंदिरा इंदिरा अम्मा घरों की मंजूरी दी है। इंदिरा अम्मा जिसे कहते हैं, मतलब क्या, अब इनके रहने के लिए 10,000 घर जो है बनेंगे, वो भी इंदिरा अम्मा नाम से। जानते हैं, वहां जो है कांग्रेस की सरकार है, तो इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ध्यान रखना है, चंचू एक खाद्य संग्रह करने वाले जो है जनजाति है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई जंगलों में जो है रहती है। लेकिन ये तेलंगाना में आपके देखिएगा, यहाँ तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस सब में भी जो है पाई जाती है। मतलब ये नहीं कि हाँ खाली यही आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, मुख्यतः मतलब अगर देखेंगे तो नल्ला मलाई जंगल जो है कहाँ, वो भी आंध्र प्रदेश में, तो वहां ये पाई जाती है। याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। और चंचू को जो है सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में जो है वर्गीकृत किया है। किसको? चंचू को। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि मतलब क्या है ये पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जो जनजातीय होते हैं, उन्हीं जनजातियों में से जो और गरीब होते हैं और पिछड़े होते हैं, उनको जो है पीबीटीजी कहा जाता है। सरकार इसको जो है दर्जा देती है। लगभग 75 जो है 1975 में उसका दर्जा दिया गया था। 1975 से दर्जा दिया जाने लगा है। कौन सा? कमजोर जनजातीय समूह विशेष रूप से, जो पीबीटीजी होता है। तो अभी 75 जो है जनजातियां इसमें शामिल हैं, और कहेंगे उड़ीसा में अभी तक का जो है सबसे अधिक जनजातियां उड़ीसा की इसमें शामिल की गई हैं। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखना है। इनका क्या होता है, भौगोलिक अलगाव थोड़ा अधिक रहता है, साक्षरता की और निम्न दर रहती है, प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर होता है, इन्हें मतलब कृषि का बहुत खराब स्तर होता है, इनकी घटती जनसंख्या होता है, और इन समूहों को जो है आदिम जनजातीय समूह में जो है मतलब रखा जाता है, इसलिए घटती जनसंख्या, ये सब के कारण से। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पीबीटी क्या है, तो किस राज्य में भी सबसे ज्यादा है? उड़ीसा में है। और अभी तक वर्तमान में 75 जो है पीवीटीजी ग्रुप जो है बन गए हैं हमारे यहाँ। तो ये आपका जो है चिंटू जनजाति है, इनके बारे में ध्यान रखना है। ये आपकी कहाँ पाई जाती है? अल्लामलाई पहाड़ी, जो आंध्र प्रदेश में है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा सकुरा जिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये सकुरा जिमा ज्वालामुखी आपको बताना है किस देश में स्थित है। इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, रूस। तो कहाँ ये स्थित है? अभी इसमें जो है विस्फोट हुआ है, इसके कारण से जो है न्यूज में था। तो ये आपके कहाँ है? जापान में है। जापान में है, इसको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसके बारे में। जापान का सकुराजिमा ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है, जिससे इसके क्रेटर से जो है 3,000 मीटर ऊपर जो है राख का एक बड़ा गुबार उठा है। मतलब 3,000 मीटर, मतलब समझ रहे हैं 3 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है बड़ा जो है राख का गुबार उठा है। और सकुरा जिमा अगर ज्वालामुखी देखेंगे तो जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। यह क्यूशू द्वीप के जो है दक्षिणी सिरे पर आपका स्थित है। अब क्यूसी द्वीप जो है, द्वीप कहाँ है, इसको अभी आपको दिखा देंगे। तो यह लगभग जो है 1117 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इसकी परिधि लगभग जो है 50 किलोमीटर है। तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। यह एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, और जो अभिसारी प्लेट सीमा पर जो है लावा और राख की परतों से बना है। एक देखिएगा, एक होता है अपसारी अपसारी प्लेट, एक होता है अभिसारी प्लेट। पहले दोनों प्लेटों के बारे में आप जान लीजिए। अपसारी क्या होता है? जिसका प्रसार होता है। क्या होता है? प्रसार। जैसे मान लीजिए एक प्लेट इधर जा रही है, सॉरी,
एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, तो इसको क्या कहते हैं, अपसारी प्लेट कहते हैं। और एक जो होता है, एक प्लेट इधर आ रही है और दूसरा प्लेट भी इधर जा रही है, तो इस प्लेट जो है दोनों आपस में मिल रही है, टकरा रही है, तो इसको क्या कहते हैं, अभिसारी प्लेट कहते हैं। डाइवर्जेंट इसको कहते हैं, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट है। तो इसको ध्यान रखना है। एक होता है समानांतर प्लेट, वो तो अलग है, लेकिन अभी आप इसको अभिसारी और अपसारी जो है दोनों पढ़िएगा। इसको डाइवर्जेंट कहते हैं, इसको कन्वर्जेंट प्लेट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब प्लेटें जो है, एक प्लेट जैसे मान लीजिए इधर जा रही है, दूसरा प्लेट भी इधर आ रही है, और दोनों आपस में टकराएंगे, तो जो हल्का प्लेट रहेगा वो जो है ऊपर उठ जाएगा, जो भारी प्लेट रहेगा वो नीचे चला जाएगा, और हल्का ऊपर उठ जाएगा, जिससे यहाँ बेनियाफ जोन बन जाएगा। बेनियाफ जोन मतलब ऐसा जोन होता है जहाँ जो है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के लिए जो सक्रिय कंडीशन मिल जाएगा, और जो अगर यहाँ सक्रिय कंडीशन मिलता है तो ज्वालामुखी का वहाँ उद्भव होगा। तो इसको ध्यान रखना है। यही जो जब गर्म होती है नीचे जाती है प्लेटें, तो इसी यही बेनियाफ जोन नीचे जा करके बन जाता है दोनों प्लेटों के टकराने से। इसके कारण से जो है ये जो है ज्वालामुखी का उद्भव होता है। तो ये अभिसारी प्लेट जो है, अब अपसारी प्लेट की सीमा पर ये स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा जापान जो है, ये जापान, जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के 4 द्वीप है, शिकोकू, ये देखिएगा आपका कौन पहले ये बताया, एक क्यूशू आपको बता दिया, जो सकुरा, सकुराजिमा जो वोल्केनो है, ये आपके कहाँ है, क्यूशू पे है। तो होन्स, ये सॉरी देखिएगा, ये क्या कहते हैं, होन्सू कहते हैं। होन्सू ये वो दूसरा बता दिया, वो इधर से मतलब मैं बताने की सोच रहा था, लेकिन उल्टा हो गया था। तो होन्सू, होkkaido, होन्सू, होkkaido, शिकोकू, ये आपका कौन आएगा, ये है, सॉरी ये है। तो यहाँ जब आपका ये होन्सु हो जाएगा, ये होकाइडो हो जाएगा, ये शिकोको हो जाएगा, ये छोटा सा जो है शिकोको ये है आपका। और ये आपका कौन सा होगा, क्योसो हो जाएगा। तो 4 जो है इसके द्वीप है। इसको आपको ध्यान रखना, पूछा गया सीरीज लगाने के लिए ऊपर से जो है नीचे, और नीचे से ऊपर सीरीज लगाना है। तो होन्सु, होकाइडो, शिकोको, क्योसो ऐसे है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो हम लोग आज यानी 18 मई को यह दिवस मना रहे हैं। कौन सा दिवस, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल। तो आप क्यों मना रहे हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो संग्रहालय और समाज में जो है इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद जो है, आईसीओएम, 1977 से इस दिवस को जो है मनाता है, इस दिवस को मना रहा है। अब की वर्ष का थीम क्या है, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन ए रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज, यानी तेजी से बदलते समुदाय में जो संग्रहालयों का भविष्य। इस थीम के तहत अब की वर्ष का जो है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है मनाया जा रहा है 18 मई को। क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मिलाने के लिए भी क्वेश्चन आपसे इस मॉडल में पूछ। तो कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 18 मई को मनाया जाता है। अगला एक आज ही महत्वपूर्ण हम लोग दिवस मना रहे हैं, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है। वर्ल्ड एड्स जो है वैक्सीन डे कब मना रहे हैं, 18 मई को मना रहे हैं। तो यह दिवस जो है हजारों शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य पेशेवरों को रुझे प्रयासों को दर्शाता है, जिन्होंने सुरक्षित और प्रभावी एड्स दवा खोजने की प्रक्रिया में जो है योगदान दिया हो। तो ये जो प्रक्रिया में जो योगदान दे रहे हैं, उनके बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनके बारे में जो है उनको याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, उनके योगदान को याद करने का। उद्देश्य क्या है, तो जो एचआईवी है, ह्यूमन जो एचआईवी है वैक्सीन, उसके विकास में तेजी लाने और एचआईवी संक्रमण से जो है संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो वैक्सीन है उसके विकास में जो है तेजी लाने के लिए, और एचआईवी संक्रमण से संबंधित जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जूट निगम यानी जेसीआई ने जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमईएसपी 5,335 से बढ़ा करके कितना कर दिया। तो ये आपको बताना है, जो है भारतीय जूट निगम है, इसका ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि किस मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। तो किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ये अभी आपसे ये भी पूछ सकता है। दूसरा नंबर ये जो है, अभी ये बताइए पहले कि इसका जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है,
ये जो है 5335 से बढ़ा करके कितना कर दिया है। तो विकल्प आपके सब सामने है, आप बताइए जो है कौन सा सही है। तो सही उत्तर आपका बी रहेगा, 5650 रुपया जो है इसमें कर दिया गया है। 5335 से बढ़ा करके 5650 रुपया कर दिया गया, यानी अच्छा खासा इंक्रीजमेंट इसमें देखने को मिलेगा, आपको मिल रहा है। तो ये ध्यान रखना है। अब एमएसपी, पहले पहली बात तो एमएसपी जान लीजिए क्या होता है। जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। जैसे कोई भी फसल है, मान लीजिए इस समय खरीफ का फसल शुरू होने वाला है, अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, सरकार खरीफ फसलों के लिए जो है अपना एमएसपी जारी कर दी है। तो इसमें से रबी फसल जो है, सॉरी, जूट फसल आपका जो है उस छूटा था, तो उसके लिए भी जारी कर दिया गया है। तो खरीफ फसल क्या होता है? खरीफ फसल जो बरसात के मौसम के पहले उगाने वाले फसल होते हैं, बरसात के मौसम में कह लीजिए, उससे जो है शुरुआत के मौसम में जो है उगाया जाता है। तो कोई भी जो है एमएसपी कब जारी करता है, तो ये 22-23 फसलों के लिए जो है, 23 फसलों सरकार जो है एमएसपी जारी करती है, न्यूनतम समर्थन जारी करती है। इसका मतलब है सरकार जो है ये निश्चित करती है, जैसे खरीफ फसल के पहले ही एमएसपी जारी कर दी खरीफ फसल के लिए, कि सरकार इतने से कम जो है आपके, मान लीजिए गेहूं धान है यहाँ, खरीफ फसल में धान है, तो धान जो है मान लीजिए कह दिया कि सरकार 3000 एमएसपी का हो गया। इसका मतलब क्या है कि सरकार अब 3000 से नीचे की नहीं बिकने देगी आपकी धान को। ये जो है 3000 तो सरकार कम से कम देगी, उससे अधिक आपका बिक जाए तो अलग बात है। तो यानी आप किसी भी फसल के लिए जो है सरकार एमएसपी जारी करती है, और उसी उससे से नीचे जो है सरकार उस फसल को नहीं खरीदने देती है। यानी जो है उचित दाम दिलाने के लिए हर फसल के जो है, हर फसल के जो है बोया जब जाता है उसके पहले ही जो है न्यूनतम जारी किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिससे जो है पहले इसलिए बताया जाता है जिससे किसान अच्छे से अपना जो है खेती करे, मन लगा के खेती करे कि हाँ हमारा सरकार जो है, हमारी सरकार हमें अच्छा समर्थन मूल्य दे रहा है और हम जो है इस खेती को करेंगे इसीलिए। तो भारतीय जूट निगम ने जो है, जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसानों द्वारा जो है संकटग्रस्त बिक्री को जो है रोकने के लिए फसल वर्ष 2025-26 के लिए जूट का एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5335 से बढ़ा करके 5650 प्रति क्विंटल जो है कर दिया है। तो अच्छा खासा जो है इंक्रीजमेंट आप इसमें देख सकते हैं। यानी अब सरकार 5650 रुपये जो है, अगर आपका नहीं भी बिकेगा तो सरकार इतने में आपको 5650 रुपये प्रति क्विंटल आपका जो है खरीद लेगी। ये आप निश्चित निश्चित रहिए, यही सरकार बताने के लिए एमएसपी जारी करती है। तो बातें आपको ध्यान रखना है। अब भारतीय जूट निगम है क्या है, जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, तो कपड़ा मंत्रालय के नियंत्रण में ये जो है कार्य करता है। 1971 में इसका जो है स्थापना किया गया था। भारत में जितने राज्यों में, जैसे 7-8 राज्यों में मुख्यतः जूट का उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, ये सब राज्यों में, तो यहाँ इसका जो है पूरा पहुंच है। तो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग है, जिसे कहते हैं कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, की सिफारिशों के आधार पर जो है भारत सरकार हर साल एमएसपी जो है तय करती है। तय करता है? भारत सरकार करती है, लेकिन रिकमेंड कौन करता है? तो ये आयोग एक बना है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये जो है इसके सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार जारी करती है। तो याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा, कल थोड़ा-सा आपका वीडियो बाद में जो है, ये हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं, वीडियो थोड़ा-सा आपका जो है हो नहीं पाया था, मतलब 2 क्वेश्चन शायद आपके छूट गए थे वीडियो में। क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम में थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया, मेरा सिस्टम थोड़ा-सा खराब हो गया है, मैं उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं उसको वहाँ जाकर के संभालूँ, क्योंकि विंडोज़ वगैरह शायद लग रहा है कुछ दिक्कत हो गया, तो इसके कारण से जो है वीडियो टर्मिनेट हो गया था। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ, इसलिए मैं वीडियो वही डाल दिया था। मैं आज आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। पैरा किस संगठन ने जो है समुद्री जल विलवणीकरण के लिए जो है उच्च दबाव वाले नैनो पूरक बहुस्तरीय बहुलक है झिल्ली का विकास किया है? तो किसने किया है ये आपको बताना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कौन इसको जो है नैनो पूरक झिल्ली का जो है विकास किया है। तो ये आपका जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ ने इसका विकास किया है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने जो है समुद्री जल विलवणीकरण के लिए एक उच्च दबाव वाली नैनो पोरस बहुस्तरीय बहुलक झिल्ली जो है विकसित की है, और इस परियोजना को जो है रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान है कानपुर द्वारा जो है आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत जो है कार्यान्वित किया गया था। यह झिल्ली भारतीय तटरक्षक बल की जो है जरूरतों के हिसाब से बनाई गई है। खास तौर पर जो है नमकीन समुद्री जल में जो है क्लोराइड आयन क्षति का जो है प्रतिरोध करने के लिए इसका डेवलप किया गया है, और इसका उपयोग देखेंगे तो जो तटरक्षक बल है
उनके तटीय गश्ती जहाजों पर किया जाएगा, ताकि जो है जहाज पर पानी की जो है मीठे पानी की आत्मनिर्भर मतलब सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। तो ये आपको भारतीय तटरक्षक के जो है क्षेत्र में भारतीय तटरक्षकों के लिए जो है अच्छा काम करने वाला है, तो इसको याद रखना है। डीआरडीओ ने इसको है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट से विधिक मामले पर जो है लीगल मैटर पर जो है सलाह दे सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। तो ये आपको बताना है, अभी चर्चा में बहुत ज्यादा रहा, तो अनुच्छेद 143 के तहत ये जो है एडवाइस ले सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति ले सकती हैं। तो राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी जो है 14 क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। वो भी किस परिप्रेक्ष्य में पूछे हैं? सरकार क्या जो है सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले में जो है कैसे जो है अपना उसका सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है इस मामले में, या सुप्रीम कोर्ट क्या भारत सरकार इसमें क्या कर सकता है, उससे संबंधित पूछे हैं। इसका मेन मकसद था पूछने का, जो अभी तमिलनाडु सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक जो है केस सुना गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तमिलनाडु सरकार के जो 10 बिल थे जो पास किया गया था वहाँ तमिलनाडु जो असेंबली द्वारा, तो उसको पास नहीं किया गया था, किसके? राज्यपाल द्वारा। तो उसी कार से जो है केस गया था, तो राज्यपाल को बिना सहमति के वो बिल जो है पास करा दिया गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको पास करा दिया है। और उनको समय भी दिया है कि 1 महीने में आप दीजिए, उसके बाद अगर आपका पूरा जो है लौटा दिया जाता तो 3 महीने में आप जवाब दीजिए। ऐसा कुछ जो है कंडीशन लगाया गया था, तो इसके कार से जो है न्यूज में था, तो इसके कार से एक कंडीशन तो राष्ट्रपति ने सवाल पूछे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इसको अनुच्छेद 143 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। और इसमें जो है यह भी सवाल पूछा गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के तहत जो है विधेयक को संभालने के लिए जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो समयावधि यानी डेडलाइन और दिशा निर्देश जो है क्या तय कर सकता है। जो अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल को और राष्ट्रपति को जो है स्टेट्स के जो है बिल होते हैं उससे संबंधित जो अधिकार होते हैं, यानी 200 में राज्यपाल से संबंधित अधिकार है कि विधेयक पर राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने पास रख लेगा कि जो है उसको ट्रांसफर करेगा, कि मतलब उसको राष्ट्रपति के लिए भेजेगा। और जो है 201 के तहत ये कहा गया है कि राज्यपाल का यह कर्तव्य होगा कि कोई ऐसा मुद्दा है जो संवैधानिक मुद्दा लग रहा है उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए वो जो है भेज सकता है। तो ये दोनों मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने पूछा है कि इसमें क्या जो है ऐसा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कि दिशा निर्देश उसको तय कर सकता है और डेडलाइन भी तय कर सकता है। मेन पर्पज इसका यही था पूछने का। ऐसे में 14 सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा पूछा गया, और राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि अनुच्छेद 143 के तहत जो है ये क्वेश्चन कर सकती हैं। और दूसरे नंबर की सुप्रीम कोर्ट को जो है ये बताने के लिए, यानी ये जो है उनसे क्वेश्चन है उसको बताने के लिए बात है, अब उनको सलाह देना ही पड़ेगा इसमें। और राष्ट्रपति ये बाध्य नहीं है कि इस सलाह को माने या ना माने, इसको भी ध्यान रखना है। अप्रैल 2025 के लिए जो है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो है का पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो मेहदी हसन जो है मिराज को ये प्रदान किया गया है। ये कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। तो आप हम जो है ये देखेंगे, आईसीसी ने जो है अप्रैल 2025 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा की है, जिसमें पुरुषों के लिए जो है मेहदी मेहदी हसन जो है मिराज को, जो बांग्लादेश के हैं। और महिलाओं के लिए जो है कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड की जो महिला खिलाड़ी है उनको जो है अप्रैल मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है दिया गया है। आईसीसी जो देती है हर महीने। तो इसको चैनल को देखेगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई नई जानकारी आपको इसकी रहे और नए नए करंट अफेयर्स रहे। अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो कल वाला रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय सेना जो है किस राज्य में अभ्यास तिस्ता प्रहार का आयोजन किया? तो आप अभ्यास ये कहा किया गया इस अभ्यास का अभ्यास तिस्ता प्रहार पश्चिम बंगाल में किया गया था, ध्यान रखना है। विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वर्ल्ड फूड प्राइज जो है किसे प्रदान किया गया? तो मारियंगेला हुंगरिया को जो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो ब्राजील के निवासी। मदु मदुको द्वीप जो है चर्चा में था, तो ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंक्लूसिव इंडिया समिट जो है समावेशी भारत शिखर सम्मेलन जिसे कहा जा रहा है 2025, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। दोस्त आज के करंट अफेयर्स यही रखते हैं, संडे भी है तो थोड़ा सा आप लोग एंजॉय भी करिएगा। फिर हम लोग जो है कल के करंट अफेयर्स में फिर मिलते हैं, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।